मान्यवर कांशीराम साहिब जैसा। कांशीराम साहब जो हैं वो बहुत बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे। क्लास 1 ऑफिसर थे, अपना अच्छी सैलरी थी, बढ़िया नौकर चाकर थे, मज़े की ज़िंदगी चल रही थी, तो वो नहीं जानते थे। पार्टी बनाई, लेबर पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। लक्ष्य तो था उनका राजनीति में जाना, लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये खासियत रही कि उन्होंने नेगोशिएट बहुत किया। वो अपने समाज के अधिकारों के लिए नेगोशिएट करते रहे और गोलमेज सम्मेलन में गए, दूसरी बार गए। पहले गांधी जाके जो है सब कुछ अपना काम करके आ गए थे, तो बाबा साहब की बात ही नहीं मानी जा रही थी, लेकिन वो गए तो उन्होंने मनवा लिया। उस समय के जो वहाँ बहुत ज़रूरी है। अभी भी जैसे बहुत सारे संगठन हैं, हम लोग मोदी सरकार की बहुत आलोचना करते हैं कि वो बहुत ख़राब लोग हैं, बहुत ख़राब लोग हैं, लेकिन हम तो जब तक सत्ता नहीं होगी तब तक या तो मार खाते रहो या चुप बैठ जाओ। इन दोनों के बीच में जैसे तथागत बुद्ध ने बोला ना कि मध्यम मार्ग पे चलो, उनका है ना, उसमें तमाम दावे होते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी किया, ये किया, वो बात अगर छोड़ दें आप लोग, तो वो अपनी सरकार खुद चला रहे हैं। उनको डर नहीं है कि मेरी सरकार से कोई समर्थन खींच लेगा। तो सरकार में जो देश की राजनीति है वो मोदी वर्सेस अदर की राजनीति है कि एक तरफ मोदी और एक तरफ सारे लोग हैं। और मोदी वर्सेस अदर्स की राजनीति में चाहे वो ममता बनर्जी, समाज को उनकी ज़रूरत है इस समय, क्योंकि मोदी सरकार बहुत दलित विरोधी काम कर रही है। बहुत उन्होंने ऐसे नीतियां बनाई हैं। आप देखिए एंट्रीम बजट में हमने जो है रोहित वेमुला कांड देखा, ऊना कांड देखा, अभी जो है सुराणा वाला कांड देखा, इंद्र मेघवाल वाला, जितेंद्र मेघवाल वाला, हाथरस वाला कांड हमने देखा। इतने भयानक कांड हमारे हुए। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप शामिल हुए, तो सबसे पहले तो इस अधिवेशन को लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को बता दें। आपके सभी दर्शकों को जय भीम। और इस तरह के कार्यक्रम एक ऊर्जा का संचार करते हैं हम सबके बीच में। तो हमारे दीना भाना साहब की जयंती है और उन्होंने एक इतनी बड़ी क्रांति की कि हमको महानायक दिया, मान्यवर कांशीराम साहिब जैसा। कांशीराम साहब जो हैं वो बहुत बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे। क्लास 1 ऑफिसर थे, अपना अच्छी सैलरी थी, बढ़िया नौकर चाकर थे, मज़े की ज़िंदगी चल रही थी, तो वो नहीं जानते थे। तो हमारे जो दीना भाना साहब हैं उन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया और उनकी किताबें दी, पढ़ने लिखने को दिया। तो उसने जो अलख जगाई, चिंगारी जलाई, उसने हमारे आज पूरे राजनीति को बदल के रख दिया और हमको बेहतर अवसर मिले। तो उनकी जयंती पर कार्यक्रम है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत करीबी उनसे महसूस कर पा रहा हूँ, उनको जान रहा हूँ। और समाज के लिए अगर कुछ बन पाए, हम लोग कर पाएँ, तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अम्बेडकर साहब की आप बात बता रहे थे कि वो एक मीडिएटर थे, उनका ये लक्ष्य नहीं था कि मैं सत्ता में आऊँ या बड़े पदों पे जाऊँ। तो आज की इस राजनीति में उस विचार की क्या वैल्यू रह जाती है? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि उनका लक्ष्य नहीं था राजनीति में। लक्ष्य था, तभी उन्होंने पार्टी बनाई, लेबर पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। लक्ष्य तो था उनका राजनीति में जाना, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बैठे रहे कि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक मैं कुछ करूँगा नहीं। उन्होंने सरकार बनने से पहले जो है जहाँ मौका मिला, जो भी नीति जो बनाता है, जैसे कानून बनते थे, कानून मैं और आप तो बनाते नहीं हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई कानून बनाना है तो आप यहाँ के किसी कमिश्नर के पास जाएंगे, आप विधायक के पास जाओगे, सांसद के पास जाओगे। तो आप जो कानून बनाने वाले लोग थे, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने हमेशा उनको सिर्फ गाली नहीं दिया कि उनको गाली दिया और उनको छोड़ दिया कि मैं नहीं, ये बेकार लोग हैं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये खासियत रही कि उन्होंने नेगोशिएट बहुत किया। वो अपने समाज के अधिकारों के लिए नेगोशिएट करते रहे और लोगों के साथ में उन्होंने संवाद किया। वो जाते थे, अपना मेमोरेंडम बना के ले जाते थे, वो पूरा का पूरा डिमांड होता था उसमें कि कौन कौन से डिमांड है। इसीलिए आप देखिए उनको गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। प्रभावी होता था कि वो बातें मान ली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब साइमन कमीशन के सामने, साउथ बोरो कमीशन के सामने जो डिमांड्स रखी थी, वो भारत के संविधान में जो ड्राफ्ट बना उसमें शामिल हुआ। वो इतना सशक्त उनकी समझ थी, वो इतने अच्छे से डिमांड्स बनाते थे और वो रखते थे, तो उनको मानना पड़ता था। गोलमेज सम्मेलन में गए, दूसरी बार गए। पहले गांधी जाके जो है सब कुछ अपना काम करके आ गए थे, तो बाबा साहब की बात ही नहीं मानी जा रही थी, लेकिन वो गए तो उन्होंने मनवा लिया। उस समय के जो वहाँ के रैमसे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो उन्होंने उनकी बात को माना और यहाँ हमको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला।
तो बाबा साहब अगर नहीं करते तो कैसे मिल जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी जैसे बहुत सारे संगठन हैं, हम लोग मोदी सरकार की बहुत आलोचना करते हैं कि वो बहुत ख़राब लोग हैं, बहुत ख़राब लोग हैं, लेकिन हम उनसे मिनिस्टर से मिलें, उनके लोगों से मिलें और अपने लोगों की समस्याओं के बारे में रखें कि आप भाई साहब आप बजट बना रहे हो तो हमारे लोगों को ये समस्याएं, इतना पैसा हमको चाहिए, ला के दीजिए। हमारे इतने लोग जो मैनुअल स्क्वेंजिंग में मारे जा रहे हैं उनके लिए आप जो है रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए काम कीजिए। तो हमें, मुझे लगता है कि डायलॉग भी करना चाहिए, क्योंकि सत्ता तो अभी नहीं मिल रही ना हमको। अभी हम है ही नहीं सत्ता बनाने की हालत में। हमारी जो पार्टियां हैं वो आप उनकी हालत देखिए कि क्या है, वो कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं, कुछ करते नहीं हैं। तो जब तक सत्ता नहीं होगी तब तक या तो मार खाते रहो या चुप बैठ जाओ। इन दोनों के बीच में, जैसे तथागत बुद्ध ने बोला ना कि मध्यम मार्ग पे चलो, उनका बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि सही और गलत, और कभी मुश्किल हालात आ जाएं तो क्या करें, तो आप मध्यम मार्ग पे चलिए। तो हमें मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। हमको अभी अपने आप को पॉलिटिकली तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, सत्ता हासिल करने की कोशिश करनी है कि हमारे समर्थन के बिना उनकी सरकार ना चले। अभी क्या है कि जैसे मोदी प्रचंड बहुमत की सरकार वो लेके आते हैं ना, उसमें तमाम दावे होते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी किया, ये किया, वो बात अगर छोड़ दें आप लोग, तो वो अपनी सरकार खुद चला रहे हैं। उनको डर नहीं है कि मेरी सरकार से कोई समर्थन खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। तो अटल बिहारी की सरकार को मायावती जी ने 1 वोट से गिरा दिया था, है ना, जयललिता, और उन्होंने वोट डाला, एक वोट से वो खत्म हो गई थी उनकी सरकार। तो ऐसी सरकार अगर होगी ना, तो कांशीराम साहब कहते थे कि मजबूर सरकार हमेशा बहुजनों के हक में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला जब गठबंधन की सरकार थी, हमारे समाज के लोगों की सरकार में हिस्सेदारी थी, तब मिला। मंडल कमीशन लागू हुआ, वीपी सिंह की सरकार में हमारी बहुजन पार्टियां शामिल थी, तब जाके वो हुआ। तो ये हमको हासिल नहीं होता अगर हम सरकार में हिस्सेदार नहीं होते। तो इसलिए कम से कम हमको अपने समाज को, अपने लोगों को, अपनी पार्टियों को इतना मजबूत जरूर बनाना चाहिए कि हमारे बिना इनका कोई काम ना हो। तो जैसे बहुजन समाज की हम बात कर रहे हैं, उसकी एक प्रमुख नेता थी मायावती यूपी में, और आज वो गुमनामी के दौर में कह सकते हैं। तो क्या कारण है, मतलब बहुजन नहीं, समाज के आने वाले वो नेता थी नहीं, वो नेता हैं और उनका बहुत बड़ा रुतबा है। बहन जी ने अपने शासनकाल में जो बहुजन समाज के लिए किया है, जिस सत्ता की हम बात करें कि सत्ता होती क्या है, भी उनको लेके जा सकते हाँ, थे, कर सकते थे, क्यों खामोशी? क्या वो उन्होंने अपनी जो सरकारों में जो काम किया है उनकी बदौलत उनके प्रति एक अथाह सम्मान है हमारे दिलों में, और हमेशा वो रहेगा। वो महानायिका हैं हमारे समाज की। खामोशी का कारण तो मुझे लगता है वही बेहतर बता सकती हैं। अगर आप उनसे मिलें या मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा। ये इस समय जो देश की राजनीति है वो मोदी वर्सेस अदर की राजनीति है, कि एक तरफ मोदी और एक तरफ सारे लोग हैं। और मोदी वर्सेस अदर्स की राजनीति में, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, फारूक अब्दुल्ला हो, तेजस्वी यादव हो, ये सब लोग ना मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी राजनीति में रेलेवेंस बने हुए हैं। वो मतलब उनके बारे में जिक्र है, उनके बारे में खबरें छपती हैं, चर्चा में रहते हैं। बहन जी की जो राजनीति है वो एंटी मोदी सेंटीमेंट के साथ नहीं तालमेल बिठा पाई। अभी इस समय जब पूरी देश में चीज़ें चल रही हैं, उस समय बहन जी का जो नैरेटिव है या जो उनकी राजनीति है वो एंटी मोदी नज़र नहीं आ रही है उस समय पे। तो एक वो रीज़न है कि उनको लेके तमाम तरीके के लोगों के दिलों में सवाल हैं। मुझे लगता है कि बहन जी इस बारे में अपना अच्छा पक्ष रख सकती हैं, बट जो समाज को उनकी ज़रूरत है इस समय, क्योंकि मोदी सरकार बहुत दलित विरोधी काम कर रही है, बहुत उन्होंने ऐसे नीतियाँ बनाई हैं। आप देखिए एंट्रीम बजट में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए 1 लाख रुपये दिया है। 1 लाख रुपए में कितने लोगों को आप पुनर्वास उनका कर सकते हैं? एक आदमी का भी भला नहीं होगा। तो ऐसे में हमको ज़रूरत है कि हमारे जो नेता हैं वो ज़्यादा एक्टिव हों। अभी एनसीआरबी का आप डेटा देखिए, 2022 में और 2021 के मुकाबले 13% अपराध ज़्यादा बढ़े। 50,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो एट्रोसिटीज़ के दर्ज हुए हैं। हमने जो है रोहित वेमुला कांड देखा, ऊना कांड देखा, अभी जो है सुराना वाला कांड देखा, इंद्र मेघवाल वाला, जितेंद्र मेघवाल वाला, हाथरस वाला कांड हमने देखा। इतने भयानक कांड हमारे हुए, तो हम उस समय पे हम ये उम्मीद करेंगे ना कि हमारे नेता हमारे पास आएँ। मतलब हमको राजनीतिक रूप से अनाथ क्यों महसूस कराया जाए? हमारे नेता जिनसे हम उम्मीद करते हैं, जिनका हम इज्जत करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, हम उन्हीं से तो चाहेंगे ना कि वो आके हमारी कोशिश करें। तो उनको मुझे लगता है थोड़ा और इस मामले में ध्यान देना चाहिए, और जो उनकी पार्टी के उत्तराधिकारी हैं उनको भी इस मामले में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी दलितों की बहुत सशक्त पार्टी है, और लोगों ने अपना खून पसीना उसमें लगाया है, तो उससे बहुत उम्मीदें हैं। और हम लोगों को बहुत निराशा होती है कि हम इस दौर में कैसे आ गए हैं। तो बेहतर होगा कि अगर वो लोग अच्छे से काम करें, और लोकसभा चुनाव में हम चाहें कि वो इतनी मजबूती से यूपी का चुनाव लड़ें कि उनके बिना सरकार ही ना बने भारत की सरकार उनके वोट पे टिकी हो, उनके गठबंधन पे टिकी हो, ताकि हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो।
तो हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, thank आपने बहुत अच्छे से बताया। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं ताकि वो भी जान लें। मेरा नाम सुमित चौहान है और मैं एक कम्युनिटी जर्नलिस्ट हूँ और द न्यूज़ वीक नाम से हमारा एक कम्युनिटी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खासकर जाति के सवाल पर काम करता है। दलित समाज से आते हैं और दलित समाज की बात करते हैं। कई सालों तक अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम किया, लेकिन अब खुद का कम्युनिटी मीडिया चला रहे हैं। जय भीम। थैंक यू। थैंक यू।